हाँ जी, स्वागत है साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन पर। मेरा नाम है सचिन यादव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसूर के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बंगाल, अवध और भी बहुत सारे लेक्चर पर वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं साथियों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में, दोस्तों में ये शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों की और भी ज़्यादा हेल्प हो सके, आप लोग एग्ज़ाम में और ज़्यादा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा सके। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रोत्साहन करने के लिए कमेंट कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए साथियों ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैसूर के बारे में जानेंगे। तो जिस समय, ठीक है, तो मैसूर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिस समय जो था हैदराबाद, ठीक है ना, जिस समय हैदराबाद सत्ता का उदय होता है, ठीक है ना, हैदराबाद सत्ता का उदय होता है, उसी समय जो था मैसूर भी जो था वो मुग़लों के राज से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राज्य बनने की अपेक्षा करता है, स्वतंत्र राज्य बनना चाहता है। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास से हैदर अली के अधीन जिस सत्ता का उदय हुआ वो मैसूर था। तो मैसूर का उदय किसके अधीन हुआ, किसके अंडर हुआ? तो हैदर अली के अधीन जो है वो मैसूर सत्ता का उदय होता है। क्लियर है? 18वीं सदी के शुरू में नंजराज और देवराज, ठीक है ना, ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में लिया और राजा चिक्का कृष्ण राज को कठपुतली बनाया था। तो क्या होता है इसमें? तो देखो दोस्तों, मैसूर में 2 मंत्री थे, ठीक है ना। तो इन 2 मंत्रियों ने, एक का नाम था नंजराज और दूसरे का नाम था देवराज, इन्होंने मैसूर की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया और जो वहाँ के मैसूर के राजा थे, राजा चिक्का कृष्ण राज, उनको बस कठपुतली की तरह बनाकर, बस वो नाम मात्र के राजा थे, फैसले कौन लेता था? तो यही दोनों मंत्री ही लेते थे। तो इस दौरान हम देखते हैं दोस्तों, तो हैदर अली का उदय होता है। तो हैदर अली का जब उदय होता है तो हैदर अली का जो जन्म है ना वो 1721 में एक सामान्य परिवार में होता है, एक नॉर्मल परिवार में हैदर अली का जन्म होता है। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। तो जो हैदर अली है ना, उसने जो अपना अर्ली लाइफ है, उस अर्ली लाइफ में उसने मैसूर की सेना में एक साधारण सा जीवन जिया था, ठीक है ना। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था, ठीक है ना। जो हैदर अली था ना, ये पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, प्रतिभा का धनी था, ठीक है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदा था वो। और वह अत्यंत परिश्रमी और लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी था, ठीक है। वो बहुत ही मेहनती था, ठीक है, लगन से काम करने वाला व्यक्ति था। तो कौन? तो हैदर अली। तो हैदर अली कौन था? तो मैसूर का उदय हैदर अली के ही दौरान हुआ था। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? और वह एक प्रतिभाशाली सेनानायक और चालाक राजनीतिज्ञ था, ठीक है ना। वह एक प्रतिभाशाली सेनानायक था और चालाक राजनीतिज्ञ था। एक समय ऐसा आया था जिस समय क्या होता है ना, तो वो जो मैसूर है वो 20 सालों तक ना युद्ध में उलझा रहा। तो उस समय क्या होता है ना, तो वह सेना में ऊंचे पद तक पहुंच गया था। जो हैदर अली है वो सेना में ऊंचे पद तक पहुंच गया था और उसने पश्चिम सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना और अपने सैनिकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। तो हैदर अली जो है उसने देखा कि यार जो पश्चिम देश के फौजी हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गए या फिर फ्रांस हो गए या फिर डच हो गए, इनके जो फ़ौज है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और आधुनिक हथियारों से लैस है। तो उसने भी देखा कि हैदर अली ने कि हैदर अली ने देखा कि पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसने अपने सैनिकों को भी आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों? और चलिए आगे चलते हैं। आप अपना कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
1755 में उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया, ठीक है ना। 1755 में उसने डिंडीगुल मैसूर में पड़ता है, तो डिंडीगुल में आधुनिक, ठीक है ना, मॉडर्न शस्त्रागार की स्थापना किया। किसके सहायता से किया? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की सहायता से 1755 में उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। क्लियर यहाँ तक? 1761 में नंदराज को उसने सत्ता से अलग कर दिया। क्लियर दोस्तों? 1761 में नंदराज को सत्ता से हटाकर मैसूर पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। तो किसने? तो हैदर अली ने। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया था। तो जो सरदार थे, जो जमींदार थे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था ना हैदर अली के शासक बनने पर, तो उसने क्या किया था? तो उन सभी को अपने अंडर कर लिया था हैदर अली ने, ठीक है ना। बिदनूर, सुंदा, सेंधा, ठीक है, और कन्नड़, मालाबार के इलाकों को उसने जीत लिया था। मालाबार को अपने अधीन करने का उसका मुख्य लक्ष्य जो था, ठीक है ना, तो उसने बिदनूर, सुंदा, संदा, कन्नड़ और मालाबार को जीत लिया था। मालाबार को जीतने का मकसद था कि भारतीय समुद्री तट पर अपनी पहुंच बनाना चाहता था। जो हैदर अली था वो भारतीय समुद्री तट पर अपनी जो पहुंच है वो बनाना चाहता था, ठीक है। वो पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी वो कुशल प्रशासक था, वो अच्छा राजा था, पढ़ा लिखा बेशक से नहीं था, ठीक है ना। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली और राजस्व व्यवस्था उसने लागू करी थी, ठीक है ना। तो अपने राज्य में कभी आ जाए क्वेश्चन में, तो मैसूर में मुगल शासन प्रणाली किसने लागू करी थी? तो हैदर अली ने लागू करी थी। मैसूर जब कमज़ोर और विभाजित राज्य था, ठीक है ना, तब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही जो मैसूर था वो भारतीय उसके मैसूर का राजा बनते ही जो मैसूर था वो भारत के मेन राज्यों में गिना जाने लग गया था। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? उसके कारण इस राज्य की गिनती भारतीय मेन शक्तियों में की जाने लग गई थी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला, ठीक है ना। धर्म के आधार पर उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया, जैसे हमने देखा था बाकी अन्य नवाब थे, अन्य राजा थे, जो शासक थे, अभी तक हमने जितने भी वीडियोज़ में देखा है, वो सभी जो थे वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर चले थे, ठीक है ना। वो अपने धर्म के साथ साथ सभी के धर्मों का पालन कर रहे थे। क्लियर है दोस्तों? उसका पहला दीवान भी जो था वो अधिकारी था, वो हिंदू था। क्लियर दोस्तों यहाँ तक आपको? और देखो, अपनी सत्ता की शुरुआत में ही उसने ना मराठा सरदारों और निजामों और अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना। तो सत्ता की शुरुआत में उसने मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी और 1769 में अंग्रेज़ी फ़ौज को हराकर मद्रास पर वो पहुंच गया और 1782 में सेकंड आंग्ला मैसूर युद्ध में वो मारा गया और उसकी जगह उसका बेटा टीपू सुल्तान लेता है। टीपू सुल्तान जो था वो 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया और इस दौरान टीपू सुल्तान जो था टीपू सुल्तान, देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, तो टीपू सुल्तान जो था वो बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था। उसको अरबी आती थी, मतलब बहुत सारी भाषाएं उसको आती थी टीपू सुल्तान को, ठीक है ना। यहाँ तक कि तोपों का आविष्कार टीपू सुल्तान ने उस समय में भारत में कर दिया था, ठीक है। तो 1782 ठीक है, ये तो हो गया। उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाया और नापतोल के नए पैमानों को अपनाया। किसने? तो टीपू सुल्तान ने। क्लियर यहाँ तक? उसके निजी पुस्तकालय में, टीपू सुल्तान के निजी पुस्तकालय में धर्म के और इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे बहुत सारे विषयों की पुस्तकें हमें देखने को मिली थी, इतिहासकारों को मिली थी। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? आई होप क्लियर। तो उसने, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन सदस्य बन गया, ठीक है। टीपू सुल्तान जो था ना, उसने श्रीरंगपट्टम में एक ना स्वतंत्रता वृक्ष लगाया, ठीक है, और एक जैकोबिन सदस्य बन गया। टीपू सुल्तान जो था 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका बहुत ही ज़्यादा समर्थक था, वो फ्रांसीसी क्रांति का बहुत ही समर्थन कर रहा था। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को?
उसने जागीर प्रथा खत्म कर राजकीय आय देने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान ने क्या किया, तो जो जागीर प्रथा थी ना, जिसमें राजा क्या करते थे, अपने अधिकारियों को अलग अलग जगह की ज़मीनें दे देते थे वेतन के तौर पर, तो टीपू सुल्तान ने इसको ख़त्म कर राजकीय आय देने का जो है प्रयास किया। ठीक है, उसकी सेना यूरोपीय शैली से लैस थी। जैसा हमने देखा था कि हैदर अली चाहता था कि उसके सैनिकों को पश्चिमी प्रशिक्षण मिले, तो इसी प्रकार उनके बेटे उनके उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने अपनी सेनाओं को यूरोपीय शैली के हथियारों से लैस कर दिया था। क्लियर यहाँ तक? 1796 के बाद उसने एक नौसेना खड़ी करने की कोशिश किया। ठीक है, और उसकी एक उक्ति थी, 1796 के बाद वो एक नौसेना खड़ी करना चाहता था और उनका एक कोट था, ठीक है ना, जो फेमस था कोट। उनका एक कोट था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना बेहतर नहीं। तो ये टीपू सुल्तान का मानना था। वह अंग्रेजी राज के खतरे को अधिक ठीक से समझते था। ठीक है ना, हमने देखा था कि बंगाल के जो नवाब थे वो अंग्रेजी राज को इतनी सीरियस नहीं लेते थे। उनका मानना था कि कोई एक व्यापारिक कंपनी है तो वो हमारी सत्ता में क्या दखल अंदाजी करेगी, लेकिन टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझते थे अंग्रेज़ों के खतरे को। क्लियर? और अंग्रेज़ भी भारत में उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ जो है वो भारत में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। सर जॉन सर, ठीक है, अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और उसी के साथ जो उस समय के गवर्नर जनरल थे सर जॉनसन ने कहा था, सर जॉनसन ने कहा था तो जिस दौरान टीपू सुल्तान शासक थे ना, तो उनके शासन के दौरान जो वहाँ उनके राज्य के किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे। तो सर जॉनसन ने लिखा था कि टीपू के राज्य के जो किसान हैं ना उनको संरक्षण प्राप्त है, राज्य जो है वो उनको पुरस्कृत करता है, पुरस्कार देता है और पैसे से उनकी सहायता करता है। तो इसके बारे में लिखा था सर जॉनसन ने। ठीक है, जो कि 1793 से 1798 तक एक गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। टीपू सुल्तान आधुनिक व्यापार और उद्योग को समझता था। ठीक है ना, जहाँ तक हमने देखा था बाकी बंगाल के ऊपर, तो उन्होंने अपने अंदरूनी व्यापार को तो बढ़ाया था, लेकिन बाहरी विदेशों से व्यापार नहीं करते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसे नहीं थे। टीपू सुल्तान जो थे वो आधुनिक व्यापार और उद्योग को समझता था। ठीक है, भारतीय शासकों में वो एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति को ही सैनिक शक्ति मानता था। टीपू सुल्तान का मानना था कि अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हमारी सेना भी मजबूत रहेगी। उसने आधुनिक उद्योग की शुरुआत का प्रयास किया और विदेशी व्यापार के विकास के लिए वो हर देश में अपने दूत भेजता था। जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू जैसे और भी बहुत सारे शहरों में वो अपने दूत भेजता था कि जाओ देख के आओ कि कौन से देश में कौन सा व्यापार बढ़िया चल सकता है। यहाँ तक कि उसने चीन से भी व्यापार किया और उसने एक बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित किया और रूस और अरब के साथ उसने व्यापार मार्ग से जो है व्यापार किया, समुद्र मार्ग से व्यापार किया। मैं भी क्या बोल देता हूँ, व्यापार मार्ग से व्यापार, बहुत अच्छा। तो रूस और अरब से वो समुद्री मार्ग से व्यापार किया। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियोज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आप दोनों ही जने का जो है हेल्प हो सके। क्लियर है, कम से कम 5 दोस्तों में आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए धन्यवाद और लाइक कर दीजिए।